कहानी की शुरुआत लगभग 500 साल पहले होती है। घने जंगल के बीच एक आदमी भटकता हुआ दिखाई देता है। वह अपनी बीमार माँ के लिए औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा होता है। तभी अचानक जंगल की गहराइयों से एक लोमड़ी की तेज, दिल दहला देने वाली चीख पेड़ों के बीच गूंज उठती है। वह आदमी बुरी तरह डर जाता है। ठीक उसी पल उसके पीछे अचानक एक लड़की प्रकट होती है। यह लड़की यून हो है। वह चुपचाप उसके थैले से कुछ चुराने की कोशिश कर रही होती है। आदमी उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन जब यून हो को पता चलता है कि थैला तो खाली है, तो वह बिल्कुल सहज होकर कहती है कि वह तो बस रास्ता पूछने आई थी। फिर वह शांति से उसे बताती है कि जिस फूल की वह तलाश कर रहा है वह यहीं पास में मिल जाएगा। वह उससे कहती है कि वह दवा अपनी माँ को दे दे और भरोसा दिलाती है कि उसकी माँ ठीक हो जाएगी, क्योंकि युन हो कोई साधारण लड़की नहीं है। वह एक 9 पूंछों वाली लोमड़ी है, एक चालाक और अलौकिक प्राणी। इसके बाद दृश्य एक राज्य में बदलता है। वहाँ एक शादी हो रही है। दुल्हन भी एक 9 पूंछों वाली लोमड़ी है जिसने इंसानी रूप धारण कर लिया है। वह अब एक इंसान से विवाह कर रही है। उसी दौरान उसकी दासी कमरे में प्रवेश करती है और हमें पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां बचपन से साथ रही हैं, गहरी दोस्त हैं। उसी समय उसकी दोस्त को याद आता है कि कैसे बचपन में बाजार में उसकी नज़र एक लड़के से टकराई थी। वह उससे गहराई से प्रेम करने लगी थी। उसी प्रेम के कारण उसने इंसानों की तरह जीना शुरू कर दिया, इंसानी आदतें और भावनाएं अपनाईं। धीरे धीरे उसने लोमड़ी होना ही छोड़ दिया और अब वह विवाह करने जा रही है। अचानक यून हो को एक दर्शन होता है, क्योंकि उसमें कुछ लोगों का भविष्य देखने की शक्ति है। अपने दर्शन में वह देखती है कि गांव वाले उसे और उसकी दोस्त को दुश्मन समझकर पीछा कर रहे हैं, उन्हें मारना चाहते हैं। वह यह भी देखती है कि उसकी दोस्त, जिसने इंसान बनना चुना और शादी की, कभी सच में खुश नहीं हो पाएगी। वजह बेहद सरल और निर्दयी है। जब कोई लोमड़ी इंसान बनती है तो उसका जीवन सिर्फ दुखों से भर जाता है। इसके बाद कहानी सीधे वर्तमान में पहुंचती है। साल 2026 में हम देखते हैं कि युन हो एक जगह स्थिर खड़ी है और पास ही एक लड़का जमीन पर गिरा पड़ा है। उसके सिर से खून बह रहा है, जो धीरे धीरे युनहो के पैरों तक पहुंच रहा है। युनहो कड़वाहट और पछतावे के साथ बोलती है। वह कहती है कि वह इंसान बनना चाहती थी, लेकिन इंसानी जिंदगी बेहद कठिन है। इंसान लगातार दुख सहते हैं। वे पैसे कमाते हैं, लगातार पढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं। वह सवाल करती है कि यह सब जरूरी क्यों है। वह स्वीकार करती है कि वह कभी इंसान बनना ही नहीं चाहती थी। यहाँ से कहानी 9 साल पीछे लौटती है, जहाँ हमारी असली कहानी शुरू होती है। हम एक फुटबॉल अकादमी में पहुँचते हैं, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय चयनकर्ता कोरियाई राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए खिलाड़ियों को चुनने आए हैं। सभी की निगाहें सियोक पर टिकी हैं। वह ठीक ठाक खेलता है और उम्मीद की जा रही है कि उसका चयन जल्द ही राष्ट्रीय टीम में हो जाएगा। चयनकर्ताओं में से एक खुलेआम सियोक की तारीफ कर रहा होता है। तभी हमारी नज़र एक और लड़के पर पड़ती है, कैंग। वह एक शानदार गोल कर देता है और तुरंत चयनकर्ता का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। ये देखते ही कोच घबरा जाता है। वह चयनकर्ता के सामने कैंग की बुराई करने लगता है, उसे बेकार खिलाड़ी बताता है और कहता है कि गोल तो बस किस्मत से हो गया। फिर वह कैंग को अलग ले जाकर उल्टा घुमा देता है और डंडे से बेरहमी से पीटता है। वह उस पर चिल्लाता है कि उसने सियोक को पास क्यों नहीं दिया। वह कैंग पर हीरो बनने और सियोक का मौका खराब करने का आरोप लगाता है, जबकि कैंग उसका दोस्त है। कैंग हमारा नायक है, लेकिन उसकी जिंदगी परेशानियों से भरी है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सियोक के पिता सबके लिए खाना और कोच के लिए पैसे लेकर आते हैं। साफ दिखाई देता है कि वह कोच को रिश्वत दे रहे हैं ताकि उनके बेटे का चयन हो सके। कैंग ये सब देखता है, लेकिन अपनी गरीबी के कारण चुप रहता है, बेबस। दूसरी तरफ हम एक शक्तिशाली बिजनेसमैन मिस्टर ली से मिलते हैं, जो एक अहम प्रोजेक्ट की नीलामी के लिए जा रहा है। लगता है कि प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल सकता है और उसका मैनेजर घबराकर उसे सारी स्थिति समझाता है। लेकिन मिस्टर ली पूरी तरह शांत और आत्मविश्वास से भरा रहता है, जैसे प्रोजेक्ट पहले से उसी का हो। नीलामी शुरू होते ही कुछ अजीब होता है। अचानक स्क्रीन पर एक लड़की दिखाई देती है। ये युन हो होती है। उंगलियां चटकाते ही वह वहां मौजूद सभी लोगों को अपने वश में कर लेती है। उसकी 9 पूंछें साफ दिखाई देती हैं। वह सबको मिस्टर ली के पक्ष में वोट देने का आदेश देती है। लालच में अंधे लोग बिना सवाल किए उसकी बात मान लेते हैं और मिस्टर ली प्रोजेक्ट जीत जाता है। इधर कांग घर लौटता है और देखता है कि उसकी दादी भारी सामान उठाने की कोशिश कर रही हैं। वह बूढ़ी हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, फिर भी कैंग के खर्चों के लिए काम कर रही हैं। कैंग उन्हें बताता है कि उसने आज गोल किया है और उसे पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास स्कॉलरशिप है। वह उनसे ज्यादा मेहनत न करने को कहता है,
लेकिन यह सब झूठ होता है। असल में कैंग खुद डिलीवरी बॉय का काम करता है। डिलीवरी खत्म करने के बाद कैंग मैदान पर जाता है, जहां स्योक कड़ी मेहनत से अभ्यास कर रहा होता है। हालांकि स्योक के पिता रिश्वत देते हैं, लेकिन स्योक में कुछ न कुछ काबिलियत जरूर है। दोनों की दोस्ती भी गहरी है। स्योक कैंग से पूछता है कि वह ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, और कैंग मान लेता है कि वह डिलीवरी का काम करता है। वे साथ अभ्यास करते हैं और फिर खाना खाने चले जाते हैं। खाने के दौरान स्योक पूछता है कि कैंग हमेशा सबसे दूरी क्यों बनाए रखता है। कैंग बताता है कि वह अकादमी का सबसे गरीब छात्र है, जबकि बाकी सब अमीर हैं। उसकी दादी बीमार हैं और उस पर जिम्मेदारियां हैं। वह स्योक से कहता है कि खेल पर ध्यान दे और उसे याद दिलाता है कि उसने आज गोल किया था। वह चेतावनी देता है कि अगर उसका चयन स्योक की जगह हो गया तो स्योक क्या करेगा। यहाँ साफ हो जाता है कि स्योक को फुटबॉल में खास दिलचस्पी नहीं है। वह सिर्फ अपने पिता के दबाव में खेल रहा है। इधर इयून हो मिस्टर ली के साथ होती है। बातचीत से पता चलता है कि इयून हो पैसों के बदले उसके लिए काम करती है। मिस्टर ली उससे पूछता है कि वह उसकी रकम के बदले क्या कर सकती है। इयून हो उसे नरक दिखाती है, जहां जीवित रहते हुए ही वह डर से कांप उठता है। फिर वह उसे चर्च ले जाती है और वापस रेस्टोरेंट में ले आती है। इयून हो उसे चेतावनी देती है कि उसकी ताकत पर सवाल न उठाए। वह बताती है कि वह जानबूझकर बुरे काम करती है, क्योंकि अगर वह अच्छे काम करेगी तो इंसान बन जाएगी, और उसे इंसान बनना बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बाद इयून हो महंगे कपड़ों में शॉपिंग मॉल जाती है। वह एक लड़की से कहती है कि आज उसके साथ दोस्त बनकर घूमे। लड़की मना करती है, लेकिन यून हो उंगलियां चटकाकर उसे अपने काबू में कर लेती है। शॉपिंग के दौरान यून हो बताती है कि वह सदियों से 9 पूंछों वाली लोमड़ी है। हमें पुराने फ्लैशबैक दिखते हैं, जहां वह अपनी ताकत से इतिहास तक बदल देती है। अचानक मॉल में सियोक और कैंग भी पहुंचते हैं। कैंग यूनहो से टकरा जाता है और गिर पड़ता है। यूनहो उसका मजाक उड़ाती है और उसे कमजोर कहती है। तभी उसे सियोक का भविष्य दिखता है, जहां वह एक मशहूर फुटबॉलर बनता है। यूनहो के भीतर लालच जाग उठता है। अचानक सारी लाइटें बुझ जाती हैं और एक बूढ़ा आदमी गन प्रकट होता है। गन यूनहो को बताता है कि सारी लोमड़ियां इंसान बन चुकी हैं, अब सिर्फ वही बची है। उसे इंसान बनना होगा या हमेशा के लिए गायब हो जाना होगा। यूनहो गुस्से में इनकार कर देती है। उसी रात मिस्टर ली नशे में गाड़ी चलाते हुए सियोक को टक्कर मार देता है और भाग जाता है। कैंग सब देख लेता है। सियोक को अस्पताल ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में कैंग सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन झूठा बयान दिया जाता है। गुस्से में मिस्टर ली अपनी इच्छा पर्ची जलाता है और फिर यून हो के घर पहुंचता है। वह उससे एक और सौदा करता है। अस्पताल में कांग देखता है कि यून हो सियोक के कमरे में बैठी हुई है। यून हो उसे बताती है कि वह उसकी यादें मिटाने आई है। जैसे ही वह अपनी शक्ति इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, अचानक उसे एक और दर्शन होता है। इस बार उसे कैंग का भविष्य दिखाई देता है। वह एक मशहूर फुटबॉल स्टार बन चुका होता है, एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी। यह देखकर यान हो पूरी तरह चौंक जाती है। सियोक का भविष्य अब कैंग में स्थानांतरित हो चुका होता है। कैंग घबराकर यान हो को पकड़ लेता है और उसी पल उसकी 9 पूंछें बाहर आ जाती हैं। कैंग डर और हैरानी से उसे देखता रह जाता है। इन्हो जोर से कैंग को दूर फेंक देती है और सीधी खड़ी हो जाती है। कैंग सदमे में उसे घूरते हुए कहता है, क्या तुमने देखा? मैंने साफ देखा। तुम्हारे पीछे से एक पूंछ निकली थी। यूनहो ठंडे स्वर में जवाब देती है, हाँ, वो मेरी है। तो वह उसे रास्ते से हटने का आदेश देती है और तुरंत वहां से भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वह दीवार के आर पार जाने की कोशिश करती है, वह जोर से दीवार से टकरा जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। उसी पल यूनहो को एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। उसकी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। गुस्से और डर से वह चीख उठती है और वहां से चली जाती है। वह एक सुनसान जगह पहुंचकर अपनी शक्तियों को परखने लगती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। वह अब कमजोर हो चुकी है। गुस्से और बेबसी में वह एक मंदिर में घुस जाती है और देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने लगती है। वह चिल्लाकर कहती है, मुझे बात करनी है, सामने आओ। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह पूरे मंदिर को जलाने की धमकी देती है। तभी गन वहां पहुंचता है और उसे रोक लेता है। वह टूटी हुई मूर्तियों को ठीक करता है और यूनहो से कहता है कि उसे देवताओं का सम्मान करना चाहिए और वह जो कर रही है वह गलत है। यूनहो गुस्से में उसे चुप रहने को कहती है और पूछती है कि उसकी शक्तियां क्यों खत्म हो रही हैं। गन उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन यूनहो ने कभी सुना नहीं। वह कहता है कि अब उसे गंभीर होना पड़ेगा। यूनहो पूछती है कि आखिर गलती कहाँ हुई। गन बताता है कि उसकी गलत फैसलों की वजह से एक आदमी की मौत हो चुकी है। इसी दौरान रात का एक दृश्य दिखाया जाता है।
जहां मिस्टर ली का मैनेजर अपने आदमियों के साथ एक सुनसान जगह पर एक लाश को ठिकाने लगा रहा होता है। अभी हमें नहीं पता कि वह लाश किसकी है, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आने वाली है। दूसरी ओर कांग बस स्टॉप पर खड़ा होकर घर जाने का इंतजार कर रहा होता है। अचानक यून हो बिना कहीं से आए उसके पास प्रकट हो जाती है। कैंग चौंक कर पूछता है कि वह कहाँ से आई। यून हो उसे चुप रहने को कहती है और हड़बड़ी में बोलती है, जल्दी करो, एक विश मांगो, अभी के अभी मुझसे एक विश मांगो। उसी समय बस आती है और कैंग को लिए बिना चली जाती है। यून हो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कैंग अपने फोन में टैक्सी ढूंढने में लगा होता है। क्योंकि कोई बस या टैक्सी उपलब्ध नहीं होती, वह घबराने लगता है कि वह घर कैसे जाएगा। यून हो आराम से कहती है कि वह उसे घर पहुंचा सकती है, लेकिन शर्त ये है कि उसे उसकी बात सुननी होगी। कैंग पूछता है कि बिना गाड़ी के वह ऐसा कैसे करेगी। यून हो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, टेलीपोर्टेशन जानते हो? एक ही पल में वह उसे सीधे उसके घर के सामने पहुंचा देती है। कांग पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उत्साह में वह कहता है कि यह कितना अद्भुत था और मजाक करता है कि ऐसे तो वे मुफ्त में विदेश भी घूम सकते हैं। वह यूरोप का नाम लेता है, लेकिन यून हो अचानक भड़क जाती है और कहती है कि वह कहीं भी जा सकती है। वह घमंड से बताती है कि वह जर्मनी और रूस में रह चुकी है और वहां के रेस्टोरेंट मालिक भी उसे पहचानते हैं, लेकिन उसे वहां ऊब हो गई, इसलिए वह वापस कोरिया आ गई। कैंग उसका हाथ फिर से पकड़कर कहता है कि वह इसे दोबारा करे, क्योंकि यह अनुभव अविश्वसनीय था। यून हो तारीफ से खुश होती है, लेकिन तुरंत अपना हाथ खींच लेती है और उसे डांटती है कि वह उसे छुए नहीं। कैंग उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसका हाथ बहुत सुंदर और आकर्षक है। यून हो मुस्कुराती है और उसे जल्दी विश मांगने को कहती है। वह यहाँ तक कहती है कि वह उसके दोस्त के एक्सीडेंट के जिम्मेदार व्यक्ति को सजा भी दे सकती है। इसी समय पुलिस स्टेशन में मिस्टर ली से पूछताछ चल रही होती है। वह सब कुछ नकार देता है और कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस उसे सीसीटीवी तस्वीरें दिखाती है जिनमें वह एक्सीडेंट वाली जगह पर अपनी कार से उतरता हुआ साफ दिखाई देता है। घबराकर मिस्टर ली वॉशरूम में जाता है और अपनी विश कार्ड जलाकर यून हो को बुलाने की कोशिश करता है। हड़बड़ी में वह कई कार्ड जला देता है, लेकिन यून हो नहीं आती। बाहर मीडिया उसे घेर लेता है। उसके पिता फोन पर उसे डांटते हैं और जवाब मांगते हैं। मिस्टर ली गिड़गिड़ाकर कहता है कि उस पर भरोसा करें और वह सब ठीक कर देगा। तभी ब्रेकिंग न्यूज आती है। मिस्टर ली के ड्राइवर की लाश मिल चुकी होती है। खुलासा होता है कि जो लाश पहले फेंकी गई थी वह उसी ड्राइवर की थी जिसने झूठा कबूलनामा दिया था। मिस्टर ली ने ही उसे मरवाया था। अचानक यून हो मिस्टर ली की कार के अंदर प्रकट होती है। मिस्टर ली उससे रुकने की विनती करता है और याद दिलाता है कि वह उसका क्लाइंट है। यून हो ठंडे स्वर में कहती है कि वह अब उसका क्लाइंट नहीं रहा, क्योंकि उसने अपने ही ड्राइवर की हत्या की है और उसी वजह से उसकी शक्तियां कमजोर हुई थीं। वह कहती है कि अब उसे सब कुछ ठीक करना होगा। यून हो मिस्टर ली पर एक शक्तिशाली जादू करती है, जिससे अब वह अपने जन्म से लेकर आज तक सिर्फ सच ही बोलेगा। वह कार को मीडिया के पास भेज देती है। मिस्टर ली डर के मारे अपना मुंह ढक लेता है, लेकिन जादू उसे बोलने पर मजबूर कर देता है। वह न सिर्फ अपने ड्राइवर की हत्या कबूल करता है, बल्कि सालों से किए गए सारे अपराध भी उगल देता है। पुलिस पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। अपने घर लौटकर यून हो अपनी शक्ति का पैमाना देखती है और पाती है कि सब कुछ फिर से संतुलित हो गया है। न्याय होने की वजह से उसकी शक्तियां वापस आ चुकी हैं। कुछ समय बाद कैंग अभ्यास के लिए आता है और यून हो वहां एक पीला सूटकेस लेकर पहुंचती है। वह कहती है कि यह उसके लिए तोहफा है और बाद में काम आएगा, क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। कैंग उससे पूछता है कि वह क्या है। यून हो समझती है कि वह उसका नाम पूछ रहा है और शर्माते हुए कहती है कि वह अपना नाम नहीं बता सकती। जब कैंग साफ करता है कि वह यह पूछ रहा था कि वह किस तरह की प्राणी है, तो यून हो को बुरा लग जाता है। वह उसे अंदाजा लगाने को कहती है। कैंग कहता है कि शायद वह कोई दानव है। यून हो उसे फिर से अंदाजा लगाने को कहती है और अंत में बताती है कि वह एक 9 पूंछों वाली लोमड़ी है। कैंग को याद आता है कि उसने पहले उसकी सफेद पूंछ देखी थी। यून हो अचानक बातचीत खत्म करते हुए कहती है कि उसे जरूरी काम है और वह परेशान नहीं होना चाहती। वह कार्ड वापस ले लेती है। कैंग सूटकेस के बारे में पूछता है तो यून हो कहती है कि वह बहुत मशहूर होने वाला है। कैंग उसे याद दिलाता है कि उसने पहले उसे कमजोर और बेकार कहा था। यून हो टालते हुए कहती है कि उस दिन वह बस बकवास कर रही थी। कैंग उसका नाम पूछता है और वह नाम बताकर गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद फुटबॉल अकादमी से लोग आते हैं और कैंग को बताते हैं कि उसका चयन राष्ट्रीय टीम के लिए हो गया है। सियोक घायल है और उसे ठीक होने में 6 महीने लगेंगे।
इसलिए कैंग उसकी जगह जा रहा है। सियोक उसे प्रोत्साहित करता है कि वह अच्छा खेले और उसके लौटने तक नाम कमाए। कैंग को एयरपोर्ट पर और फिर विदेश में दिखाया जाता है। समय बीतता है और कहानी 9-10 साल आगे वर्तमान में पहुंचती है। यूनहो अब समुद्र के सामने एक आलीशान प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रही होती है। डीलर उसकी सुंदरता की तारीफ करता है और अकेले समुद्र के पास रहने को लेकर चेतावनी देता है। यूनहो उसे चुप रहने को कहती है और कीमत पूछती है। कीमत 12 अरब होती है, छूट के बाद 11। वह उंगलियां चटकाकर उसे बैंक अकाउंट चेक करने को कहती है, लेकिन पैसे नहीं आते। उसे एहसास होता है कि उसकी सारी बचत खत्म हो चुकी है। वह मोल भाव करके कीमत 10 अरब तक ले आती है। इधर कैंग देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन चुका होता है। वह एक के बाद एक टूर्नामेंट जीतता है। वह बेहद गंभीर और दूर दूर रहने वाला होता है, पार्टी करने से इनकार करता है। ट्रॉफी जीतने के बाद भी खिलाड़ी उसकी अकड़ की शिकायत करते हैं। जब उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है तो पूरा देश जश्न मनाता है। यूनहो उसे टीवी पर देखती है और तुरंत पहचान लेती है। उसी समय सियोक को दिखाया जाता है, जो अब बेहद गरीब हो चुका होता है। उसका पिता उसकी पुरानी ट्रॉफियां कचरे में फेंक देता है। सियोक असफल होने के लिए माफी मांगता है। बारिश में वे ट्रॉफियां वापस उठाते हैं, अपनी इज्जत और उम्मीद को थामे हुए। यूनहो एक दुकान में जाती है जो कैंग के सामान से भरी होती है। लड़कियां उसके प्रोडक्ट्स के पीछे दीवानी होती हैं। यूनहो पूछती है कि कैंग कितना कमाता है और जानती है कि वह एक विज्ञापन के लिए 1 अरब कमाता है। लालच में आकर वह तय करती है कि वह उसे अपना क्लाइंट बनाएगी। कैंग कोरिया लौटता है और एयरपोर्ट पर फैंस से मिलता है। यूनहो भी भीड़ में होती है। कैंग अब भी वही पीला सूटकेस साथ रखता है जो उसने सालों पहले दिया था। वह उसे एक फैन समझकर ऑटोग्राफ देने लगता है। यूनहो जादू से उसका सूटकेस खोल देती है, उसका सामान गिरा देती है और उसकी जीवनी पर लिखकर भाग जाती है। कैंग हैरान रह जाता है। उसके बैग में एक विश कार्ड प्रकट हो जाता है। सियोक अकादमी में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोच उसे मना कर देता है और कहता है कि वह बूढ़ा हो चुका है और नौकरी ढूंढे। जाते समय कैंग उसे पुराने मैदान में मिलने का मैसेज भेजता है। कैंग इंतजार करता है और अभ्यास करता रहता है, लेकिन स्युक नहीं आता क्योंकि वह डिलीवरी का काम कर रहा होता है। यूनहो को एक वर्कशॉप में कुर्सी बनाते हुए दिखाया जाता है, जहां वह अपने बीते हुए कामों को याद करती है। बाद में वह कैंग के आलीशान घर में प्रकट होती है। कैंग घबरा जाता है, पुलिस बुलाने की धमकी देता है और फिर पहचान लेता है कि वह वही लड़की है। बातचीत में यूनहो उसे अपना क्लाइंट बनने और विश मांगने को कहती है। कैंग मना कर देता है और कहता है कि उसके पास सब कुछ है। यूनहो उसके माता पिता या दादी का जिक्र करती है, लेकिन कैंग बताता है कि वे सब जा चुके हैं। यूनहो कार्ड छोड़कर गायब हो जाती है। जब कैंग के घर खाना डिलीवर होता है तो वह सियोक होता है। कैंग हैरान रह जाता है और जानता है कि सियोक को अकादमी से निकाल दिया गया है और उसके पास पैसे नहीं हैं। सियोक की नज़र विश कार्ड पर पड़ती है और दृश्य कट हो जाता है। अचानक हम सियोक को अमीर और विमान में उड़ते हुए देखते हैं, अपनी नई जिंदगी को समझने की कोशिश करता हुआ। उसकी शोहरत और सफलता अब उसी की होती है, जबकि कैंग गरीब और भटका हुआ जागता है। यूनहो प्रकट होकर सहजता से पूछती है कि उसकी नींद कैसी रही। वह बताती है कि उसने विश पूरी कर दी है। कैंग विरोध करता है कि विश सियोक ने मांगी थी, उसने नहीं। यूनहो ठंडे स्वर में कहती है कि विश कैसे पूरी होगी, यह पूरी तरह उसकी मर्जी है। दुर्भाग्य से यहीं पर रिलीज हुए एपिसोड खत्म हो जाते हैं। हम बहुत जल्द अगला एपिसोड लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप सबसे पहले अपडेट पा सकें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो बाय बाय।